नमस्कार। किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। राधा आज अपने ऑफिस से थोड़ी जल्दी निकल गई, क्योंकि बॉस ने किसी बात पर उसे बहुत सुना दिया था, वह भी बिना उसकी गलती के। उसे घर जाने के लिए कहा था। दरअसल आज राधा के बॉस की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसके दिमाग से निकल गया या उसे याद नहीं रहा। राधा ने बॉस के घर भी फ़ोन किया था, लेकिन लैंडलाइन पर किया था। राधा आज अपने ऑफिस से थोड़ी जल्दी निकल गई, क्योंकि बॉस ने भी किसी बात पर उसे बहुत सुना दिया था, वह भी बिना उसकी गलती के घर जाने पर कहा था। दरअसल आज राधा के बॉस की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। राधा ने अपने बॉस की पर्सनल असिस्टेंट को बताया था, लेकिन उस वक्त वह एक पार्टी में थी, तो शायद से फ़ोन नहीं उठाया तो राधा बेचारी क्या करती। लेकिन आज वह सबसे पहले ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में जैसे ही बॉस आया तो राधा ने अपने बॉस को कुछ बताना चाहा, लेकिन बॉस बस इतना कहकर निकल गए कि राधा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में तुमने मुझे कंफर्म करना ज़रूरी नहीं समझा। इससे पहले राधा कुछ कहती, बॉस ने राधा को अपने कैबिन में आने को कहा और चला गया। राधा कुछ समझती इससे पहले बॉस की पर्सनल असिस्टेंट भी पीछे पीछे कैबिन में गई और जाकर देखा कि बॉस बहुत गुस्से में है। बॉस को गुस्से में देख राधा ने पूछा कि सर क्या हुआ है, आप इतने नाराज़ क्यों हैं। तो राधा के बॉस ने कहा कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज इतना बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा मुझे। मिस्टर बिमल सिंह ने जब तुम्हें बताया था कि वे आज सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से वापस जाने वाले हैं और उससे पहले ही वो मुझसे मिलना चाहते थे, तो तुमने मुझे यह बताई क्यों नहीं बात। जैसे ही राधा अपनी बात कहने लगी कि तभी उसके बॉस की पर्सनल असिस्टेंट बोल पड़ी, हाँ सर, इसलिए मुझे सुबह 5:30 बजे कॉल किया, तभी मैंने आपको कॉल किया। अब इतनी जल्दी सब कुछ अरेंजमेंट कैसे हो पता। इतना कहकर राधा से नज़रें चुराने लगी। राधा अपनी सफाई देने लगी। उसने कहा कि सर, मैं कल शाम ही इन्हें कॉल किया था। इस पर राधा की बात पूरी सुने बिना ही उसका बॉस तेज आवाज़ में बोला, बस राधा, एक तो तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, ऊपर से उस बेचारी का नाम मत लगाओ। आज मेरा जो भी नुकसान होगा उसका कारण सिर्फ तुम हो। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। बस गुस्से में यूं ही बॉस ने राधा को ऑफिस से भेज दिया। राधा को तो अभी तक यह भी नहीं पता था कि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है, या फिर बॉस ने अपने गुस्से के कारण बस उसे आज के लिए घर भेज दिया था। वह एक तो पहले से ही इतना गुस्से में थी, क्योंकि वह उस गलती के लिए 4 बातें सुनकर आई है जो उसने की ही नहीं थी। गलती तो बस असिस्टेंट की थी और राधा को उसकी बातें बिना वजह सुनाई पड़ी। दिमाग में हज़ारों बातें चल रही थी। बस यही सब सोचती सोचती राधा अपनी स्कूटी पर अपने घर की ओर बढ़ती जा रही थी कि तभी उसकी नज़र रास्ते में जमा हुई भीड़ पर पड़ी। भीड़ को देखकर राधा भी रुक गई और उसने अपनी स्कूटी साइड में खड़ी करी। वह भी देखने के लिए गई, आखिर क्यों इतनी भीड़ जमा क्यों हो रखी है। राधा ने आगे बढ़कर देखा तो एक बुजुर्ग महिला, जिनके शरीर से खून निकल रहा था, वह वहाँ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उनके आसपास लोगों ने भीड़ लगा रखी थी और बीच में वह औरत बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर भीड़ को थोड़ा दूर किया और अपनी बोतल से उनके ऊपर थोड़ा पानी छिड़का, जिससे उन्हें होश आया। उन्हें होश आने पर उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी जब वह उठ नहीं पा रही थी तो मैंने उन्हें सहारा दिया और उन्हें एक तरफ बैठाया। होश आने के बाद अब भीड़ भी इधर उधर हो गई। मैंने अम्मा जी को सहारे से उठाकर एक पेड़ के नीचे बैठाया और वहीं पर पास की दुकान से बिस्कुट और फ्रूट जूस ले जाकर उन्हें दिया। उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तब मैंने उनसे पूछा, अम्मा जी आप ठीक तो है ना। गर्दन हिला दी। तब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ की हैं और यहाँ कैसे आईं? आप अकेली हैं क्या? आपके साथ कोई नहीं है? मैंने एक साथ कई सारे सवाल कर दिए, लेकिन जब मैंने कहा कि आपके बच्चे कहाँ हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो वह भावुक हो गईं। मैंने जैसे तैसे उनको शांत कराया और कहा कि आप परेशान मत होइए, पहले यह जूस पी लीजिए और बिस्कुट खा लीजिए, उसके बाद आराम से आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ अकेली कैसे हैं, और अगर आप ना बताना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है।
आप परेशान मत होइए, पहले कुछ खा लीजिए। राधा ने उनके हाथ में बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक थमाते हुए कहा। राधा एक बहुत ही समझदार और नेक दिल की लड़की थी, जो हमेशा ही दूसरों की मदद करती रहा करती थी। राधा ने उस बुजुर्ग महिला से पूछा, अम्मा जी, अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं। कहाँ जाएंगी आप? तब वह बुजुर्ग महिला आंखों में आंसू भरकर बोली, पता नहीं बेटा, कहाँ जाऊंगी। जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी बस वहीं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है जहाँ मैं जा सकूं। अब तो ज़िंदगी बस एक चलते मुसाफिर की तरह है। राह तो बहुत लंबी है, पर मंजिल का पता नहीं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। राधा सवालिया नज़रों से उस बुजुर्ग महिला की ओर देखने लगी। तब उन्होंने बताया कि वे इसी शहर में एक शहर के दूसरे छोर पर अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। वे बोली, बेटा, मेरे परिवार में कहने को तो बहुत लोग हैं। मेरा भरा पूरा परिवार है, बेटे, बहू, पोते पोती सब हैं, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं। मैं जीऊँ या मरूँ, किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार जो मुझे घर से निकाला तो दोबारा किसी ने भी पलट कर न देखा कि हमारी माँ कहाँ है। कैसी है ये दुनिया, बहुत मतलबी है बेटा। सब गलत कहते हैं कि अपने अपने ही होते हैं, बुरे समय में वही काम आते हैं। मेरे अपनों ने तो मुझे उस पल में ही ठुकरा दिया। तब राधा को उन अम्मा जी पर ने अपनी आप बीती सुनाई। उनके साथ जो भी घटित हुआ, उन्होंने अपनी सारी बातें राधा को बताई। राधा को बताते हुए वह अपनी यादों में खो गई, जब वह अपनी बहू और बेटे के साथ अपने घर में रहा करती थी। वे राधा को बताए जा रही थीं और साथ ही साथ रोए जा रही थीं, क्योंकि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रही थीं। और रखती भी कैसे? उनके बच्चों ने उनके साथ इतना गलत जो किया था। इस उम्र में आखिर कौन औलाद अपने माँ बाप को यूं बेसहारा छोड़ देती है? और जिस इंसान के साथ ऐसा हो, उसका दुख निश्चित ही बहुत बड़ा होगा। उन्होंने राधा को अपनी कहानी बताना शुरू की। उनकी ज़िंदगी के पूरे दिनों की शुरुआत तब से हुई जब से उनके पति की मौत हो गई। उन माताजी का नाम बिमला देवी था और उनके पति का नाम जगराम था। उनके पति जब तक जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी तक बेटों की शादी किए एक ही साल गुजरा था कि बहुएं छोटी मोटी बात पर जुबान लड़ाने लगी थी। लेकिन इन सब बातों को लेकर बिमला देवी ने घर में कभी भी कोई तमाशा नहीं बनाया। वह भी केवल इस बात को सोचकर कि घर में जब 4 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं और आवाज़ भी होती है। जब बच्चे हैं तो किसी न किसी बात पर थोड़ी बहुत कहासुनी तो हो ही जाती है। ऐसे में बात को बढ़ाना या बात को दबाना घर के किसी समझदार इंसान के होने या ना होने की निशानी ही होता है। यही दर्शाता है कि इंसान समझदार है या नहीं। ऐसे में बिमला देवी जी बात को बढ़ाकर इतनी नासमझी वाला काम तो नहीं कर सकती थी। बहू को भी अपने बच्चों के समान मानकर वैसी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। उनकी दोनों बहुएं सगी बहन थीं। रिश्ता तो केवल बड़े बेटे के लिए ही आया था, लेकिन जब उनका घर परिवार देखा तो लड़की वालों ने दूसरे बेटे के लिए भी रिश्ते की बात की। और फिर जगजीवन जी ने सोचा कि आज नहीं तो कल बेटों की शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। बेटे से पूछा तो उसे भी कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए एक साथ दोनों बेटों की शादी कर दी गई। यह सोचकर कि दोनों बहन हैं, घर में आएंगी तो ज़्यादा समझदारी से ज़्यादा प्यार से रहेंगी, घर में कलेश भरा वातावरण नहीं रहेगा। बस यही सोचकर दोनों बेटों के लिए बहुएं ब्याह कर ले आए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों के असली रंग दिखाना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही धीरे धीरे बहुओं का व्यवहार ही बदलता जा रहा था। लेकिन अभी तक भी पूरे परिवार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जगजीवन जी के सामने एक भी शब्द भी बोल सके, क्योंकि अभी तक भी घर की पूरी बागडोर जगजीवन जी ने अपने हाथ में संभाली हुई थी। एक दिन दिल का दौरा पड़ने के कारण अचानक से जगजीवन जी की मृत्यु हो गई और पति की मौत के बाद तो जैसे बिमला जी पर पहाड़ टूट पड़ा। एक तो अपने जीवन साथी को खोने का दुख, जिससे वह उबर नहीं पा रही थी। आसान ही नहीं होता है अपने उस जीवन साथी को खो देना, जिसने जीवन के अच्छे बुरे हर समय में आपका साथ दिया हो, जिसने आपको आपकी खूबियों के साथ, आपकी कमियों के साथ कमियों को भी अपनाया हो।
नहीं भूल पाए एक ऐसे इंसान को जिसने आपकी खुशियों के लिए हर संभव प्रयास किया हो और जीवन पर्यंत आपकी खुशियों का ध्यान रखा हो। एक ऐसे जीवन साथी का मर जाना अपने आप में उनके लिए बहुत ही बड़ा दुख था। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन करने वालों के साथ मरा ही नहीं जाता। इंसान को जैसे भी हो अपना जीवन तो जीना ही पड़ता है। बस वैसे ही बिमला जी भी अपना जीवन जिए जा रही थी। उनके पति की मौत के बाद अब तो उनकी बहू ने पूरी तरह से आज़ाद हो गई। उन्होंने अपनी सास के दुख सुख से कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था तो केवल अपने घर के काम से। उन्हें तो जैसे घर बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। वह पूरा दिन मज़े से टीवी चलाकर बैठी रहती और इधर बिमला जी सारे घर का काम निपटाती। यदि बात सिर्फ खाने पीने की हो तो देखा भी जाता। घर का हर एक काम, चाहे झाड़ू लगाना हो, बर्तन मांजना हो या अपने सभी बच्चों के, यहाँ तक कि बहू के कपड़े भी धोना, वो सभी काम बिमला जी खुद ही किया करती थी। और क्योंकि उनके यहाँ मशीन तो थी नहीं, इसलिए सारे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते थे। बेचारी बुढ़ापे में इतना काम करती और ऐसे में थकान होना तो लाजमी था ना। यदि कभी ज़्यादा थकान के कारण बिमला जी सुबह देर तक सोती रहती तो उनकी बहुएं उन्हें दुनिया भर की बातें सुनाती। कहती कि कुछ काम करने का मन नहीं करता, काम चोर हो रही है बुढ़िया। बिमला जी भी बेचारी क्या ही करती, सब कुछ सुनते हुए भी जैसे जैसे अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब उनके बेटे ने भी अपनी माँ को उल्टा सीधा सुनाया। कहने लगे कि बस घर में पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम नहीं कर सकती क्या। बीवियों के बहकावे में आकर अपनी माँ को दुनिया भर की बातें सुनाने लगे। दोनों में से किसी एक ने भी इतना नहीं सोचा कि जो हमारी बीवी कह रही हैं वह सच भी है या नहीं। हमारी माँ कितना काम करती है, कितना नहीं, वे दोनों यह नहीं जानते थे। वह तो यही सोचते कि घर के सारे काम उनकी पत्नियां ही करती हैं और उनकी माँ को सब कुछ खाट में बैठे बैठे ही देती हैं। धीरे धीरे करके बेटों का व्यवहार माँ के प्रति बद से बदतर होता गया। अब तो उनके बेटे उनसे हमेशा ही बदतमीजी से बात करने लगे। जो भाषा वह इतने दिनों से अपनी बहू के मुंह से सुन रही थी, वही भाषा आज उनके बेटे भी अपनी माँ के लिए बोल रहे थे और वे बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनने को मजबूर थीं। लेकिन आज पहली बार उनके बेटे ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया था तो वह बहुत ज़्यादा दुखी थी। बेचारी अपने बेटे के आगे रोती रहीं, लेकिन उनके बेटों पर उनके आंसुओं का कोई असर ना हुआ। अपनी माँ को रोता हुआ देख वे उन पर चिल्लाकर पड़े, बंद करो यह मगरमच्छ के आंसू बहाना। आंसू बहाकर हमें हमारी बीवियों के खिलाफ भड़काना चाहती हो। यह सब ड्रामा कहीं और जाकर दिखाना, समझी तुम। बेटे एकदम से चिल्लाकर पड़े तो एक पल के लिए डर के मारे बेचारी बिमला जी पूरी कांप गईं और अपने आंसू पोंछती हुई अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगकर अपने कमरे में चली गईं। परेशानी और चिंता के कारण पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। पूरी रात बेचारी करवटें बदलती रहीं, अपने पति को देखकर आंसू बहाती रहीं। रोते रोते कब सुबह हुई थी पता ही नहीं चला। सुबह के 4 बजे के आसपास उनकी आंख लग गई और सुबह के 8 बजे उनकी बहू उनके कमरे में आई और उसने वहीं जग में रखा हुआ पानी उठाकर अपनी सास के मुंह पर दे मारा। बिमला जी हड़बड़ाकर उठी और देखा कि उनकी बहू उनके सामने खड़ी है। उसने उन्हें पूरा भिगा दिया था। बेचारी अपनी बहू से डरते डरते बोली, क्या हुआ बहू, तूने मुझे पानी से क्यों भिगा दिया, मुझे आवाज़ भी तो दे सकती थी। तब उनकी बहू बोली, आराम से आवाज़ देने पर तेरी आंख खुली, महारानी की तरह बिस्तर में पड़ी है, तुझे दिखाई नहीं देता कि घर का काम भी करना है। आज तेरी वजह से तेरा बेटा भूखे पेट ऑफिस चला गया। कामचोर कहीं की, हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती है। इतना कहती हुई इनकी बहू ने अपनी सास को बाल पकड़कर बाहर की ओर खींचा। बेचारी बिमला जी अपने बाल छुड़ाने की लगातार कोशिश करती रहीं, लेकिन उनकी बहू ने उनकी एक न सुनी। तभी उनकी दूसरी बहू आई और बोली, एकदम सही कर रही हो दीदी, इसे तो ऐसे ही टॉर्चर करना पड़ेगा कि इसके बेटों को दिखाई भी न दे और इसे हमारी बात समझ में भी आ जाए।
बहुत हवा में उड़ने लगी है ना आजकल, अपनी मर्जी का काम करती है। तुझे जब कल कहा था कि मेरे कमरे की सफाई कर देना, तो अभी तक तूने सफाई क्यों नहीं की? बिमला जी अपनी बहू से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, बहू, कल तुम घर पर थी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गई। कभी कल को तुम्हारी कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो तुम मेरा नाम लगाओगी, इसलिए मैं नहीं गई। तब उनकी बहू अपनी सास पर चढ़ते हुए बोली, जैसे तू तो बड़ी सीधी है, कभी मेरे कमरे में जाती नहीं है, ना काम करने के 36 बहाने तैयार रखे रहती है, हमेशा कम से कम काम से बचने का कोई नया बहाना ढूंढ लेती है बुढ़िया। अच्छा तो अब एक बात बता कि कल तूने सारे कपड़े क्यों नहीं धोए? बिमला जी ने अपनी बहू से रोते हुए गुहार लगाते हुए कहा, बहू, मेरे बाल तो छोड़ दे, तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगी। अपनी सास को एक तरफ धक्का देती हुई बहू बोली, जा छोड़ दिया, अब बता काम क्यों नहीं किया? तूने कल सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा था, कल के कपड़े गठरी में बंधे पड़े हैं, मेरे कमरे की सफाई भी नहीं हुई, और तो और बच्चों के कमरे भी गंदे पड़े हैं। यह सब काम कौन करेगा? तेरा बाप या तेरी माँ करेगी? वह स्वर्ग लोक से यह सब करने के लिए आएंगी क्या? बहू ने जब बिमला देवी जी के माता पिता का नाम लिया तो बिमला देवी जी अपनी बहू से बोली, बहू, तुम्हें बात करने की तमीज़ तो है ही नहीं, लेकिन आज तो तुमने यह बिल्कुल हद ही कर दी। माना कि तुम मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो, पर मेरे माता पिता को कुछ भी कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो तुम्हें यह भी नहीं बनता कि तुम मुझसे कुछ कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी सास हूँ, ना कि तुम मेरी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है, ना तो तुम्हें बड़े छोटे की शर्म लिहाज है, ना ही आंखों में कोई शर्म बची है, और ना ही किसी की इज्जत करती हो। ईश्वर जाने तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या यही संस्कार सिखाए थे कि तुम अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करो? बिमला देवी के मुंह से इतने शब्द निकले ही थे कि उनकी बहू गुस्से में दांत पीसती हुई उनकी ओर भागी और उनके बाल पकड़कर उनका सर दीवार में दे मारा और वहां रखी हुई झाड़ू उठाकर अपनी सास को पीटने लगी। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे माँ बाप का नाम लेने की बुढ़िया? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। एक तो पूरे दिन बस पड़ी पड़ी ठूसती रहती है, कुछ करना धरना तो है नहीं, बस बैठे बैठे 4 टाइम खाने को मिल जाए। ऊपर से मेरे माँ बाप का नाम तेरी जुबान पर आया कैसे? यह सब कहती हुई उनकी बहू ने उन्हें पीटने जा रही थी और बेचारी बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, पर कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि उनके बेटे भी अपने कमरों में ही पड़े थे, पर न जाने कौन सी नींद में सोए थे कि उन्हें अपनी माँ की चीख पुकार भी सुनाई नहीं दी, या फिर जानबूझकर अपने कान बंद किए पड़े थे। जब बहू ने अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया तो अपनी सास को वहीं छोड़कर गुस्से में वह वहाँ से चली गई, यह कहती हुई कि उठकर चुपचाप घर का सारा काम कर दे, और अगर टाइम से घर का काम नहीं हुआ ना तो आज तेरा ऐसा हाल करूँगी कि जीवन भर भूल नहीं पाएगी। बहू ने अपनी सास को इतना पीटा और उसके बाद भी उनके बेटे ने अपनी पत्नियों से एक भी शब्द न कहा। विमला जी, जिनका बुढ़ापे का शरीर था, पोते पोती स्कूल चले जाते, उसके बाद उनकी माँ उनकी दादी के साथ ऐसा ही बर्ताव किया करती, और फिर जब उनके इतने बड़े बड़े बेटे ही उन्हें इस इंसान रूपी राक्षसियों से नहीं बचा पा रहे थे, तभी छोटे छोटे बच्चे क्या ही कर सकते थे, और आखिर में उनसे उम्मीद लगाते हुए कैसे? जब उनके अपने कोख से जन्मे हुए बच्चे उनके सगे न हुए तो वह अपने पोते पोतियों से भला क्या ही उम्मीद रखते? बेचारी रोती हुई वहीं पड़ी रहती, पर किसी ने उन्हें उठाया भी नहीं। हिम्मत करके उठी और घर के सारे काम करने लगी। हाथ में चोट लग जाने के कारण ढंग से काम नहीं कर पा रही थीं। बहू ने इतना मारा था कि पूरे शरीर पर चोट के निशान बन गए थे। भगवान जाने बेटों को कौन सी घुट्टी घोलकर पिलाई थी कि वह अपनी पत्नियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते थे। जैसे ही बेचारी किचन में जाकर काम करने लगती कि उनके हाथ से उनकी बहू की मायके से आया हुआ बर्तनों का सेट नीचे गिर गया। बस फिर क्या था, जिसमें प्लेट और कटोरियाँ सब टूट गए। जैसे आज का दिन बिमला जी के लिए उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। उनकी बहू ने उन्हें इतना मारा कि वे उठ भी ना पाए, और जब बेहोशी की हालत में अधमरी सी वह बुढ़िया
अपने घर में ही पड़ी रही तो बेटे कमरे से निकल कर आए और बोले, क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने सुबह सुबह से? अरे माँ, क्यों इन लोगों को परेशान करती रहती हो? यह कहते हुए जब बेटे कमरे से निकले तो देखा कि उनकी माँ एकदम बेहोश होकर वहाँ पड़ी हुई है। यह देखकर छोटा बेटा अपनी माँ की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी पत्नी और अपने भाई और भाभी के आगे वह भी उन्हीं के साथ मिल गया और अपनी माँ को उठाकर देखना भी उसने ज़रूरी नहीं समझा। कैसे निर्दयी बेटे और बहू ने अपनी बूढ़ी माँ को उठाकर किसी कचरे की तरह घर के बाहर फेंक दिया और अपने घर का दरवाज़ा लगा लिया। उसके बाद बिमला जी को जाने कब होश आया। होश आने पर उन्होंने घर का दरवाज़ा पीटा भी, पर शाम तक जब कोई उन्हें देखने भी ना आया तो उन्होंने भी फैसला कर लिया कि अगर जीवन में मौत लिखी ही है तो क्यों ना सही, लेकिन इस नर्क में घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है कि वह सुकून से मर जाए। जीवन में ईश्वर ने जो लिखा है आखिरकार तो वही होगा। बिमला जी यही सोचकर अपने घर से निकल पड़ी और वह कल से ही बस चले जा रही थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं, क्योंकि पति और बच्चों के अलावा उनका और कोई नहीं था जिसके पास वह जा सकें। और उम्र के ऐसे पड़ाव में वह अपने भैया और भाभी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, या कहो कि वह इसलिए भी नहीं जाना चाहती थी कि जैसे उनके बच्चे उन्हें बोझ समझकर अपने पास रखना नहीं चाहते। ऐसे में भला उनके भतीजे और उनके भाई के बच्चों पर उनका क्या जोर? उन्होंने भी अगर धक्के देकर उन्हें ऐसे ही निकाल दिया तो वह खुद को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगी। यही सोचकर बस निकल गईं और चली ही जा रही थीं कि रास्ते में शायद भूख और कमजोरी के चलते ही उन्हें चक्कर आ गए और बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ी। उनकी बहू ने उन्हें जो पीटा था, उनके पूरे शरीर पर उसके निशान थे, जिन्हें उन्होंने अपनी साड़ी से ढक रखा था, जिससे कि सभी लोग चोट के निशान न देख पाएं। यह सब बताते बताते बिमला जी फूट फूट कर रोने लगी। राधा भी उनकी कहानी सुनकर अपने आप को भावुक होने से नहीं रोक पाई और उसकी आंखों से भी आंसू छलकने लगे। खुद को संभालते हुए राधा ने बिमला जी को चुप कराया और कहा, चुप हो जाइए अम्मा जी, ईश्वर ने जो भी सोचा है बहुत सही सोचा है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी औलाद जैसी नालायक औलाद भगवान किसी को ना दे, जिन्होंने अपनी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। पर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आज से आप मेरे साथ रहेंगी। दरअसल मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैंने अनाथ आश्रम में अपनी ज़िंदगी बिताई है, पर जब मैं इस काबिल हो गई कि अपना खर्चा उठा सकूं, तो मैंने वह अनाथ आश्रम छोड़ दिया। अब मैं एक छोटी सी नौकरी करती हूं और अपना खर्चा चला लेती हूं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मैं आपको खिला ही सकती हूँ। जैसा मैं खाऊंगी वैसा ही आपको भी खिलाऊंगी। यदि मैं भूखी रहूं तो एक वक्त आप भी भूखे रह लेना। फिर निश्चिंत रहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको कभी भूखे पेट नहीं सोने दूंगी। बस इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर तो मैं भी नहीं हूँ। माँ की मैं आपसे यह कह दूँ कि मैं आपको बिल्कुल महारानी की तरह रखूँगी। जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही आप भी मेरे साथ रह लीजिएगा। राधा की बात सुनकर मन में खुशी और आंखों में आंसू ले बिमला जी ने राधा के सिर पर अपना हाथ रख दिया और राधा भी किसी का प्यार भरा आशीर्वाद पाकर सुकून महसूस कर रही थी। वैसे भी वह लोगों की मदद करती रहती थी, लेकिन आज तक यूँ किसी को भी अपने साथ रखने का फैसला उसने नहीं किया था, या यूँ कहो कि आज तक उसने किसी के दर्द को इस तरह महसूस ही नहीं किया था जैसे आज किया था। राधा बिमला जी को अपने साथ ले गई। बिमला जी राधा के साथ ही उसके घर में रहने लगीं। अब बिमला जी धीरे धीरे करके पहले से बेहतर हो गई, क्योंकि फिर बेशक यहाँ 2 वक्त की रोटी ही खा रही थीं, लेकिन वह 2 वक्त की रोटियाँ बहुत सुकून और प्यार की थीं। यहाँ कोई उन्हें पीटता नहीं था।
ना ही कोई उनसे बदतमीज़ी करता था। वह आराम से घर पर रहती हैं और राधा के साथ अच्छा समय बिताती हैं। राधा अभी तक तो घर ही थी, क्योंकि उसके बॉस ने उसे फ़ोन करके बुलाया नहीं था। जब राधा से उन्होंने पूछा कि वह क्या करती है, तब राधा ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। कुछ दिन तक तो दोनों का खर्चा चलता रहा, पर अब राधा के ऑफिस से फ़ोन आने की भी कोई उम्मीद नहीं थी और बिमला जी भी राधा के साथ थीं। ऐसे में राधा के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन राधा ने इस मुश्किल समय में भी बिमला जी का साथ छोड़ने के बारे में कभी भी सोचा नहीं। राधा रोज इंटरव्यू देने जाती और रोज खाली हाथ वापस लौटती, लेकिन जब वह घर लौटती तो विमला जी उसके लिए प्यार से खाना बनाकर रखती, जिसे खाकर और विमला जी से बात करके राधा का दिल खुश हो जाता और वह अगले दिन फिर नई ऊर्जा के साथ काम ढूंढने के लिए निकल जाती। ऐसे ही 15-20 दिन तक चलता रहा, लेकिन राधा को काम नहीं मिल रहा था।